अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का नाम देख लिया। आपकी बुक का नाम क्या है? सोशल प्लानेट। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो कंटेंट ओपन करिए। कंटेंट में देखिए, आज हम पढ़ेंगे मतलब हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर आ रहा है, ऐसे 1 में चैप्टर आ रहे हैं जो हाफिली में आपके चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 चैप्टर हैं। तो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। पार्ट 3 हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था। ये हम 2 पार्ट में बनेगी वीडियो, इसकी 2 पार्ट में है, जिसमें पार्ट 3 में हमने काफ़ी पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 4। तो पहले इसे ओपन कर लिए, पेज नंबर 18, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पेज नंबर 18 ओपन करिए। तो पेज नंबर 18 हमने कहाँ से पढ़ा था? यहाँ पर लिखा था पार्ट 3, डेट लिखा था। फिर ये सब हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था, ये पढ़ लिया था। फिर तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक वाला हमने पोर्शन पढ़ा था पूरा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक, हार्डशिप टू द पीपल। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने बता दिया था। यहाँ पर हमने लिख दिया था पार्ट 3 कंप्लीटेड। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने बताया था कि वो कैसे राजा थे और उनके बारे में कैसे क्या क्या बातें हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आया, उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में कि ये राजा ऐसे थे। इनके आइडियाज़ और उनके प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी, मगर वहाँ के लोग उनके आइडियाज़ और प्लानिंग को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से उनके आइडियाज़ और प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो प्लानिंग उनकी फ़ेल हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने जो है, फिर क्या हुआ, फिर हमें ये पढ़ना था पार्ट 4 में। तो यहाँ पर आपका P4 स्टार्ट हो गया, पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पार्ट 3 हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद यहाँ से हमने ये भी बताया था इसमें कि वो देवागिरी तक गए। दिल्ली से उन्होंने पहले अपनी कैपिटल को देवागिरी में शिफ्ट किया। फिर 5 महीने बाद फिर देवागिरी से फिर दिल्ली आए। तो इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई कि सामान उठाकर सारा ले गए, अपना घर बार सब वहाँ पर उठा के ले गए। फिर 5 महीने बाद राजा ने कहा हम फिर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से ही हमारी कैपिटल होगी, वही हमारी कैपिटल होगी। तो फिर दिल्ली आना देवागिरी से, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई और लोग भी इससे फिर नाराज़ हो गए एक तरह से। फिर इनकी टोकन करेंसी के बारे में देखते हैं कि उनका करेंसी क्या था, उनका पैसा का सिस्टम क्या था। तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हुआ है? पार्ट 4 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लिए P4 या पार्ट 4। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी वॉज द सेकेंड प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट क्या था कि देवागिरी गए दिल्ली से, फिर दिल्ली से देवागिरी गए, फिर देवागिरी से फिर दिल्ली आई। ये इनका पहला काम था, पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन के सिक्के मतलब टोकन करेंसी बनाना शुरू की। इन ऑर्डर टू कवर द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस। पहले क्या था, सिल्वर की शॉर्टेज होने लगी, सिल्वर के सिक्के बन रहे थे, उसकी शॉर्टेज होने लगी, उसकी कमी होने लगी। तो उसकी कमी ना हो इस वजह से इन्होंने क्या किया? टोकन करेंसी बनाना शुरू की, विच वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, जो कि ब्रॉन्ज और कॉपर से बनाए जाते हैं। टोकन करेंसी किससे बनाई जाती है? ब्रॉन्ज और कॉपर से बनाई जाती है, ठीक है। विच वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर। सिंस द राइट टू मिंट द कॉइन वॉज नॉट रिजर्व। तो इस क्या हुआ कि वहाँ पर किसी को सिक्के बनाने का कोई ऐसा हक नहीं दिया गया था कि आप ही सिक्के बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ? एवरी हाउस होल्ड स्टार्टिंग मिंटिंग कॉइन। हर लोगों ने हर घरों में सिक्के बनाना शुरू कर दिए कि हम भी सिक्के बनाएंगे, अब तो हम भी बनाएंगे। एज अ रिजल्ट देयर वॉज सर्कुलेशन एंड काउंटरफीट कॉइन। वहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग सिक्के मिलने लगे। हर घरों से सिक्के निकल के आ रहे हैं, हर जगह से सिक्के बना के ला रहे हैं, अपने घरों से लोग बाग सिक्के तैयार करने लगे। दिस रिजल्टेड इन कन्फ्यूजन इन ट्रेड एंड फाइनली ऑल कॉइन्स हैड टू बी विड्रॉन। फिर क्या हुआ? ट्रेड में जैसे कि अब कोई बाहर का लोग आए या अंदर के ही लोग दूसरी जगह जा रहे हैं तो दूसरे तरीके का सिक्का दे रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं दूसरी तरीके का सिक्के दे रहे हैं। अगर मैं वहाँ पर होता तो मैंने अपने घर में अलग सिक्का बनाया तो मैं अपना सिक्का दूंगा, तो उससे कन्फ्यूज़न होने लगी लोगों को कि कौन सा सिक्का सही है कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें बंद कर दी गई। एंड हैड टू बी विड्रॉन विच कॉज हैवी लॉस फॉर द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्का बनाया गया। जैसे कि अब यहाँ पर नोटबंदी हुई थी तो उसमें भी काफ़ी लोगों को लॉस हुआ था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सिक्के जब इन्होंने हटाए गए, बैंड करे गए, विड्रॉन करे गए, तो इससे काफ़ी गवर्नमेंट को लॉस हुआ। फिर टैक्सेशन इन द दोब। दोब क्या है? दोब जगह है 2 नदियों के बीच में, गंगा और यमुना के बीच में। द थर्ड प्रोडक्ट वॉज टू इंक्रीज द टैक्स इन द गंगा यमुना डोब। गंगा यमुना के बीच में 2 नदियों के बीच में जो इलाका है उसे दोब कहा गया है। वहाँ पर इन्होंने क्या किया? अपना टैक्स बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। एट अ टाइम व्हेन इट वॉज अफेक्टेड बाई फेमाइन। और किस टाइम? जबकि वहाँ पर एक तरह से फेमाइन से अफेक्टेड था।
फेमाइन कहते हैं मतलब वहाँ पर परेशानियाँ फैली हुई थी, बाढ़ आना और डिज़र्ट मतलब वहाँ पर सूखा पड़ जाना, इस तरह की उसे कहते हैं फेमाइन। ठीक है, तो वहाँ पर काल पड़ा हुआ था एक तरह से। उस टाइम इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। द पीजेंट वर अनहैप्पी हैंस इट वॉज विड्रॉन इन द एंड। क्या हुआ, पीजेंट वहाँ के जो थे, वहाँ के जो किसान थे, मजदूर लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इससे नाखुश हुए, क्योंकि ऐसे टाइम में जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, उस टाइम इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो फिर इन्होंने फिर क्या किया, टैक्सेशन इन द दो वापस ले लिया। बाय द टाइम इट वॉज टू लेट एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज अफेक्टेड। और जब ये इन्होंने जब वापस लिया तो ये बहुत लेट हो चुका था और एग्रीकल्चर सेक्टर जो था बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, इससे बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हुआ। क्योंकि उस टाइम फेमिनाइन में क्या होता है, या तो बाढ़ आ जाना या वहाँ पर कोई तबाही आ जाना, किसी तरह की तूफ़ान आ जाना, मतलब उससे इलाके में परेशानी आ जाती है, उससे तबाही मच जाती है, कुछ नुकसानात हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की परेशानियों में इन्होंने क्या किया, वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया, तो लोग वहाँ से इनसे नाराज़ हो गए। और जब तक इन्होंने वापस किया ये, मतलब ये सिस्टम ख़त्म किया, जब तक काफ़ी लेट हो चुका था, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था ऑलरेडी। ही फेस अ लॉट ऑफ रेबेलियंस। और उससे क्या हुआ, जब इन्होंने ये सारी चीज़ें करना शुरू की तो इनके खिलाफ़ लोगों ने बगावतें करना शुरू कर दी। रेबेलियंस कहते हैं बगावत करने वाला। ठीक है, मतलब बगावत करना। रेबेलियनर्स बगावत करने वाला, रेबेलियंस बगावत करना, मतलब खिलाफ आवाज़ उठाना किसी के। फिर खुरासन एक्सपेंडिशन क्या है, टू एक्सपेंड द एम्पायर। अपनी एम्पायर को, अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू कनकर खुरासन इन सेंट्रल एशिया में खुरासन जगह है, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि वहाँ पर भी अब हमें कब्ज़ा करना चाहिए, हमें अपनी हुकूमत बढ़ानी चाहिए। और ही रेज अ लार्ज आर्मी एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेपन्स एंड अदर वॉर सप्लाई। उन्होंने काफ़ी बड़ी आर्मी तैयार की अपनी, काफ़ी पैसा खर्च किया अपने हथियारों के लिए, वॉर की सप्लाई के लिए, जो भी चीज़ें वॉर में जंग में यूज़ होती हैं उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च किया। द सोल्जर वर ऑल्सो गिवन 1 ईयर सैलरी इन एडवांस एज एन इंसेंटिव। सोल्जर को 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी गई। द सोल्जर सो रिक्रूटेड वर डिसबैंड। और जो सोल्जर थे, जो बहुत ज़्यादा रिक्रूटेड थे, वो क्या हुए, उन्हें डिसबैंड कर दिया गया। रिक्रूटेड मतलब वो सोल्जर जो कि जस्ट अभी ही फ़ौरन के फ़ौरन ज्वाइन हुआ हो, उन्हें डिसबैंड कर दिया गया। ठीक है, फिर कराचिल एक्सपेंडिशन में क्या है, टू सिक्योर द नॉर्थन फ्रंटायर ऑफ द सल्तनत। जो सल्तनत इनकी थी, जो इनकी हुकूमत की, जो इनका एरिया था, तो नॉर्थन एरिया इन्होंने अपना सिक्योर करने के लिए क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कंगरा रीजन में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी भेजी, जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। आफ्टर एनेक्सिंग दिस एरिया, यहाँ पर एनेक्स करने के बाद, इस एरिया को काबू करने के बाद, यहाँ पर एरिया को हुकूमत करने के बाद, द आर्मी प्रोसीड टूवर्ड द तिब्बत। फिर इन्होंने अपनी आर्मी कहाँ भेज दी, मतलब हिमाचल प्रदेश पर हुकूमत करने के बाद यहाँ से इन्होंने तिब्बत की तरफ भेजी। इट सफ़र्ड हैवी लॉस ऑफ लाइव्स। फिर जब ये तिब्बत में इन्होंने भेजी तो वहाँ पर काफ़ी ज़िंदगियों का नुकसान हुआ, मतलब इनके भी काफ़ी आर्मी में लोग बाग मारे गए। फिर आए अगले फिरोज शाह तुगलक। कब आए, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो हमने पढ़ा है, ये काफ़ी पावरफुल रूलर रह चुके हैं, इनके बारे में हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, फिर आए फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 AD तक इन्होंने हुकूमत की। फिरोज शाह तुगलक वॉज मोहम्मद बिन तुगलक कज़िन। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़िन थे, कज़िन भाई थे। ठीक है, मतलब कज़िन किसे कहते हैं, चाचा का लड़का या खाला का लड़का, तो भाई तो हुआ, कज़िन ब्रदर। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज। इन्होंने अपने इस्लामिक लॉज, इस्लामिक कानून के हिसाब से इन्होंने हुकूमत की। ही ग्रांटेड लैंड टू उलेमाज। और जो ज़मीनें होती थी वो किसे देते थे, उलेमाज को देते थे। जैसे ज़मींदार होते हैं, इन्होंने उलेमाज नाम दिया। एंड बिकम पावरफुल, और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए। ही बिल्ट मैनी कैनाल्स, टैंक, वेल, हॉस्पिटल और रेस्ट हाउस। इन्होंने काफ़ी कैनाल बनाए, टैंक्स बनाए, कुएं खुदवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए और रेस्ट हाउस मतलब जो सुकून करने के लिए, आराम करने के लिए, मुसाफिरों के लिए, या इधर उधर से, इसे कहते हैं ना मुसाफिर खाना, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी रेस्ट हाउसेज भी बनाए। ही फाउंडेड द सिटीज़ जौनपुर, फिरोज़पुर, फिरोज़ाबाद एंड हिसर फिरोज़ा। इन्होंने काफ़ी सिटीज़ बनाई, काफ़ी शहर बनाए, जैसे जौनपुर, फिरोज़ाबाद या फिरोज़पुर और हिसर फिरोज़ा, ये सारी जगहें इन्होंने ही बनाई। ही इंट्रोड्यूस द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। और इन्होंने एक काम ये किया, जो जजिया टैक्स लेते थे सिर्फ ये नॉन मुस्लिम से लेते थे, जिसकी वजह से इनसे लोग बाग नाराज़ होना शुरू हो गए। बट ही डिड नॉट स्ट्रेटन द आर्मी। मगर इनकी जो एक कमी रह गई,
ये अपनी आर्मी को इन्होंने मजबूत नहीं किया, ताकतवर नहीं बनाया, अपनी आर्मी पर ध्यान नहीं दिया। ही डाइड इन 1388 AD। आफ्टर हिज डेथ द तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। फिर जब इनकी डेथ हो गई, जब ये मर गए 1388 में, 1388 में, तो इनकी डेथ के बाद, इनकी मौत के बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई, मतलब जी नहीं पाई, वहाँ पर रूल नहीं कर पाई। यही इनके आखिरी ऐसे ताकतवर राजा थे जो अपनी हुकूमत को आगे तक ले गए। उसके बाद कोई इतना पावरफुल रूलर नहीं आया जो आगे तक अपनी हुकूमत चला पाए। फिर इसके बाद में आ गई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1414 से 1415 तक। मतलब मैंने अभी यहाँ बताया 1388, यानी 1388 से लेकर 1414 तक कोई और राजा रहा होगा इन्हीं का। तो वो इतनी पावरफुल रूलर नहीं थे कि ज़्यादा अच्छे से इनकी तुगलक डायनेस्टी को आगे तक बढ़ाया जाए। तो सैयद डायनेस्टी आ गई। खिज़्र खान कैप्चर्ड द थ्रोन व्हेन तैमूर लेफ्ट इंडिया। जब तैमूर थे जो एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी, मतलब जो तैमूर यहाँ का जो आखिरी रूलर था, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद जो रूलर रहा होगा लास्ट में, वो तैमूर रहा होगा। तैमूर ने जब इंडिया को छोड़ा, यहाँ की अपनी गद्दी को छोड़ा, इंडिया को छोड़ के पता नहीं क्या चला गया, ये कैसे चला गया, ऐसा कोई राजा तो होता नहीं है छोड़ के चला जाए, कोई रीज़न होगा इसके पीछे, या ये किसी से हारा होगा या इसे हराया होगा। तो खिज़्र खान जो था वो सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर था। इसने आकर यहाँ पर इंडिया पर हुकूमत कर ली, इसे कब्ज़े में ले लिया और फिर नाम दे दिया इसे सैयद डायनेस्टी। पहले कौन सी डायनेस्टी थी? इससे तुगलक डायनेस्टी। फिर कह दिया अब यहाँ से शुरू होती है सैयद डायनेस्टी। इन 1414 AD द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी वर, और ये कब हुआ था? 1414 AD में। और प्रोमिनेंट रूलर के नाम दिए खिज़्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। ये इनके टाइम दिया है कब से कब तक इन्होंने हुकूमत की। ठीक है, खिज़्र खान ने कब से कब तक? 1414 से 1421। मुबारक शाह ने 1421 से 1434। ये इनकी हुकूमत का टाइम है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? खिज़्र खान। खिज़्र खान रूल ओवर दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग फॉर 7 ईयर। खिज़्र खान ने दिल्ली पर हुकूमत की और उसके चारों तरफ जो इनका एरिया था उस पर हुकूमत की 7 सालों तक। ही वॉज थ्रू आउट बिजी इन पुटिंग डाउन रिवोल्ट्स, और ये जब तक इन्होंने हुकूमत की, जो रिवोल्ट्स, जो विवाद होते रहते थे, उन्हें ही सुलझाने में इनका टाइम निकल गया। ही डिफीटेड हिंदू रूलर्स ऑफ डोब, कलिंजर एंड चंदावर फॉर नॉट पेइंग द ट्रिब्यूट्स। ही वॉज आ टॉलरेंट रूलर। और टॉलरेंट तो कहते हैं जिसे झेलना, टॉलरेंट मतलब झेलना। ये एक ऐसे राजा था जिसे या तो फिर झेल रहे थे लोग बाग, मतलब बर्दाश्त कर रहे थे एक तरह से। क्या किया जी? इन्होंने 7 साल तक हुकूमत की और उन्होंने उन हिंदू रूलर को हराया जिन रूलर ने इनका टैक्स देने से, मतलब पैसा देने से, रेवेन्यू देने से मना कर दिया था। ठीक है, उन लोगों को, उन राजाओं को इन्होंने हरा दिया, उन्हें वहाँ से डिफीट कर दिया। फिर आए मुबारक शाह। मुबारक शाह सक्सीडेड खिज़्र खान इन 1412। फिर 1412 AD में मुबारक शाह आ गए। इन्होंने आगे जो इनकी हुकूमत थी उसे चलाया। ही ऑल्सो फॉट विद इन्वेडर्स, और जो काफ़ी इन्वेडर्स थे, मतलब जो आक्रमण करने वाले लोग थे, जो हमला करने वाले लोग थे, काफ़ी अलग अलग रूलर इनके ज़माने में आए होंगे, उन्होंने हमला किया होगा, उनसे भी इन्होंने लड़ाइयाँ करी। द ओनली अचीवमेंट वॉज दैट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी मुबारकबाद। इनका जो एक नया अचीवमेंट था, जो कुछ चेंजेस इन्होंने लाए, वो चेंज क्या था खिज़्र खान के बाद? कि इन्होंने मुबारकबाद सिटी नाम, इन्होंने मुबारकबाद सिटी इन्होंने बसाई। ही वॉज किल्ड बाई नोबल्स ऑफ हिज कोर्ट, और इन्हीं के कोर्ट के जो नोबल्स होते थे, नोबल्स थे, उन्हीं के ज़रिए इन्हें मार दिया गया। मोहम्मद शाह वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट रूलर। ये कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे, मतलब ये कंपटीशन के लायक वाले रूलर नहीं थे। ऑल्दो ही रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 7 ईयर। उसके बाद भी इन्होंने 7 साल तक किसी तरह से यहाँ पर रूल किया। ही कंटिन्यूसली फॉट अगेंस्ट इंटरनल रिवोल्ट्स, और 7 साल तक ये जो अंदर के ही जो रिवोल्ट्स होते थे, अंदर के जी अपने हुकूमत के अंदर ही जो लोग लड़ रहे थे, उन्हीं को सुलझाते सुलझाते इनकी हुकूमत निकल गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर के दूसरे रूलर से इन्होंने फ़ाइट की हो। फिर आए आलम शाह। आलम शाह वॉज वेरी वीक रूलर, ये बहुत ही कमज़ोर रूलर थे। ही मूव टू बदाऊं इंस्टीड ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली, और दिल्ली में रहने की जगह ये बदाऊं चले गए। विच गेव अ बिलो टू सैयद डायनेस्टी, जिसकी वजह से सैयद डायनेस्टी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ठीक है, या मतलब तबाह हो गई। दिल्ली को छोड़कर ये बदाऊं गए, उसके बाद ये समझ लिए इनके दिन आ गए ख़त्म के, इनके खात्मे के दिन आ गए। फिर आ गए द लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1526 तक इन्होंने हुकूमत की, लोधी डायनेस्टी ने। मोहम्मद शाह द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी
स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ बहलुल लोदी हु फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी इन 1451 AD। द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी वर। जो मोहम्मद शाह थे वो कौन थे? द रूलर मोहम्मद शाह द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो कि सैयद डायनेस्टी के रूलर थे। स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ बहलुल लोदी, ये बहलुल लोदी के फेवर में रहते थे, मतलब उनके साथ रहते थे। हु फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी, जिसने मतलब बहलुल लोदी जो था किंग जो था, जो यहाँ का लोदी डायनेस्टी का नया किंग बना, इसके फेवर में थे ये मोहम्मद शाह। कब इन्होंने अपनी डायनेस्टी को फाउंडेड किया? 1451 में। द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी वर, और कुछ रूलर के नाम दिए गए हैं लोदी डायनेस्टी के, कौन कौन से? पहले हैं बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। बहलुल लोदी 1451 से इन्होंने 1488 AD तक इन्होंने हुकूमत की। बहलुल लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब, ये पंजाब के गवर्नर थे। ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी, इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी को, दिल्ली की गद्दी को इन्होंने क्या किया? ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, उसे कब्जा कर लिया उस पर। एंड फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी, और अपनी लोदी डायनेस्टी शुरू कर दी। ही ट्रीटेड द नोबल एज हिज इक्वल, और जो इनके जो नोबल्स होते थे ये उन्हें जो है अपने बराबर मानते थे, ठीक है, उन्हें अपने बराबर का दर्जा दे रखा था। ही ट्राइड टू विन देयर कॉन्फिडेंस बाय ग्रांटिंग जागीर्स, और क्या करा उन्हें? जागीर्स देकर उन्हें, ग्रांटिंग जागीर्स, जागीरदार आपने सुना होगा, जागीरी सिस्टम दे सुना होगा आपने, जागीर देकर उन्हें क्या किया? उनका कॉन्फिडेंस हासिल करना चाह रहे थे। मतलब अगर आप किसी इंसान को अपनी तरफ करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत उसे खिलाए पिलाएंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। तो इसी तरह से इन्हें जागीर्स दी गई, और इन्हें अपनी तरफ कॉन्फिडेंस इनका लेने के लिए इन्होंने जागीर्स इन्हें गिफ्ट के तौर पे इन्हें दे दी गई। ही रूल फॉर ओवर 37 ईयर विद द हेल्प ऑफ जागीरदार, जागीरदार की ही मदद से ही इन्होंने 37 साल तक हुकूमत की यहाँ पर। सिकंदर लोदी फिर दूसरे आए, सिकंदर लोदी सक्सीडेड बहलुल लोदी, बहलुल लोदी के बाद सिकंदर लोदी यहाँ के राजा बने। ही सप्रेस रेबेलियंस चीफ, और यहाँ के जो रेबेलियस चीफ थे, जो मतलब रेबेलियस मैंने बताया ना, जो बगावत करने वाले लोग थे, उन्हें दबा दिया, सप्रेस कर दिया। ही मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड ब्रॉट द एंटायर रीजन ऑफ द गैंगेटिक प्लेन अंडर हिज कंट्रोल, और इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा लेके गए, एक ये लेके गए थे, एक दिल्ली से देवगिरी जो मैंने भी पीछे पढ़ाया वो लेके गए थे। और जो एंटायर रीजन था कहाँ पर? गैंगेटिक प्लेन का, जो गंगा के साइड वाला जितना भी प्लेन एरिया है वो सारा इन्होंने अपनी हुकूमत में कर लिया। फिर आए इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 AD तक इन्होंने हुकूमत की। इब्राहिम लोदी का क्या है? इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, ये दिल्ली डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। इसके बाद कोई डायनेस्टी नहीं आई, फिर ये डायनेस्टी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। इब्राहिम लोदी ये लास्ट रूलर थे। मच ऑफ हुज स्टैंड डिपेंडिंग ऑन द लॉयल्टी ऑफ द अफगान नोबल, और जो इनकी जो पावर थी, इनकी जो ताकत थी, वो सारी किस पर डिपेंड करती थी? जो अफ़गान के कुछ नोबल्स थे। नोबल मतलब राजा कुछ नोबल और ईमानदार और समझदार लोगों को अपने दरबारी में रखता था, जिन्हें हम कहते हैं दरबारी, उन्हें कहा गया नोबल। तो अफ़गान नोबल थे जिनकी बहादुरी की वजह से ही इनकी पावर जो है, जो भी कुछ पावर थी, मतलब मच ऑफ हुज स्टैंड, मतलब ये जो इब्राहिम लोदी थे इनकी जो भी ताकत थी वो सब इनकी बहादुरी की वजह से थी। किसकी वजह से? अफ़गान नोबल की वजह से। दौलत खान लोदी हु वॉज जेलस ऑफ इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी से जेलस फील करते थे, जलते थे। अलॉन्ग विद राणा सांगा, राणा सांगा के साथ क्या किया इन्होंने? ऑफ मेवाड़, ये मेवाड़ का राणा सांगा था, इसके साथ मिलके दौलत खान लोदी ने क्या किया? इनके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, और फिर वहीं से क्या शुरू हो गया? हमारा मुग़ल डायनेस्टी शुरू हो गई, ठीक है, सुल्तनत ख़त्म, मुग़ल रूल आ गया। मतलब मंगोल से राजा आया, कौन? कहाँ से? बाबर जो था हमारा, कहाँ से आया ये? बाबर आया इंडिया में। क्या हुआ जब हमारा यहाँ पर इब्राहिम लोदी राजा थे, तो जो ये थे दौलत खान लोदी, ये इन्हें पता था कि मैं तो हुकूमत कर नहीं पाऊँगा, तो ऐसा करता हूँ मैं इन्हें किसी और के ज़रिए इन्हें हटाता हूँ। तो इब्राहिम खान ने राणा सांगा के साथ मिलकर, जो मेवाड़ का राजा था, ठीक है, जो मेवाड़ का था राणा सांगा, इसके साथ मिलकर क्या किया? बाबर को इनविटेशन दे दिया कि आप यहाँ पर आइए और इसे हरा दिए। इन्होंने ये सोचा था कि ये बाबर आएंगे और इब्राहिम लोदी को हरा कर चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये सोच रहे थे कि हरा कर चले जाएंगे फिर मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाबर को बुलाया इन्होंने, बाबर को इनविटेशन दिया
और बाबर जो है ये काफ़ी साल से ट्राई कर रहे थे। मैंने भी बताया ना, मंगोल मंगोल मंगोल, जो राजा आ रहा है मंगोल की साइड को अपनी पावरफुल बना रहा है कि मंगोल से कोई राजा अटैक ना कर दे, कोई राजा अटैक ना कर दे, हर कोई उस पार्ट को पावरफुल बना रहा है, स्ट्रेंथन द आर्मी ऑफ दैट साइड। तो ये सारी चीज़ें भी कई राजा के उसमें बताई मैंने। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये जो बाबर था ये बहुत पावरफुल रूलर था, तो हर कोई चाह रहा था कि ये रूलर यहाँ पर ना आए, अगर ये एंटर कर गया तो हमारी यहाँ से हुकूमत चली जाएगी। और ऐसे ही हुआ। दौलत खान लोधी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की जलस में, उसकी जलन में कि ये राजा है, राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर को इनवाइट कर दिया कि अब यहाँ पर आइए, इसके साथ क्या करिए, फाइट करिए। इन 1526 AD बाबर आर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, ये तैमूर का डिसेंडेंट था। डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को क्या किया, हरा दिया और उसे किल कर दिया, मार दिया। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहली बैटल पानीपत की जो हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया। एंड इस्टेब्लिश द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, फिर वहाँ से शुरू हो गई मुग़ल एम्पायर। ठीक है, मुग़ल एम्पायर आप पढ़ेंगे तो फिर उसमें बताएंगे बाबर, अकबर, जहांगीर, मतलब जितने भी इनके रूलर हैं उसके बारे में बताया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। सुल्तान वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे हुकूमत का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी अंडर में आ रहा है वो उसका हेड कौन होता था, सुल्तान, जिसे हम कहते हैं किंग। द तुर्किश नोबेल वर वेरी पावरफुल एंड एन्जॉय लग्जरियस लाइफ स्टाइल, और जो तुर्की के नोबेल थे वो बहुत पावरफुल थे, जिसके अंडर में रह के इब्राहिम लोदी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बहादुरी की वजह से ही इब्राहिम लोदी के जो भी पावर थी इन्हीं की वजह से ही थी। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, और इसी वजह से पावरफुल होने के साथ साथ अब राजा इनकी इज्जत कर रहा है, अपने बराबर इन्हें दर्जा दे रहा है, तो लग्जीरियस लाइफ तो जिएंगे। तो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल इन्होंने यहाँ पर जिया। यहाँ पर द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू इक्तास और प्रोविंसेस विच वर अंडर द चार्ज ऑफ मुफ्तीज़ एंड वलीज़, और जो पूरी एम्पायर थी इन्होंने इक्तास में यानी प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी, जो कि किसके चार्ज में रही, विच वॉज अंडर द चार्ज ऑफ मुफ्तीज़ और वलीज़, जो मुफ्ती और वलीज़ रहते थे उसके अंडर में उन्हें बांट दी जाती थी। द इक्तास वर सब डिवाइडेड इंटू शिप्स 6 अंडर सिकदार्स, और जो इक्तार्स होते थे उन्हें भी अलग डिवाइड करा, जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड है उसमें अलग अलग क्या है, कंट्री हैं, फिर कंट्री में स्टेट हैं, स्टेट में विलेज हैं, ऐसे अलग अलग हिस्सों में इन्होंने इक्तास को भी डिवाइड किया, जिसे 6 कहा। किसके कंट्रोल में रहता था, जो सिख को कंट्रोल करता था, 6 जो एरिया होता था उस एरिया को कंट्रोल करने वाले को कहा सिकदार्स। द विलेजेस वर क्लब्ड टुगेदर एज परघानास, और जो गांव होते थे उन्हें एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता था, परघानास। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज वॉज कैरीड आउट बाई हेडमैन और मुकद्दम, और जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किसके ज़रिए चलाया जाता था, हेडमैन जो वहाँ का होता था, हेड आदमी जो होता था वहाँ का, जिसे हमने मुकद्दम जिसे कहते थे वो लोग। द लैंड रिकॉर्ड्स वर मेंटेन बाय पटवारी एंड द मुंसिफ, पटवारी तो आपने सुना होगा नाम कि किसकी कितनी ज़मीन है, 100 गज ज़मीन उस आदमी की है, उसके बराबर वाली ज़मीन किसकी है, किस नाम से है, किस टाइम कब ख़रीदा गया होगा, किस नाम से ख़रीदा गया होगा, कितनी रकम दी होगी, सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता था। एंड द मुंसिफ कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, और जो ज़मीन का जो टैक्स होता था, जो किराया होता था, वो कौन करता था, कौन इकट्ठा करता था, मुंसिफ। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक आफ्टर बाई मिनिस्टर अपॉइंटेड फॉर वेरियस पोर्टफोलियो सच एज, और जो पूरी जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होती थी अब उसे भी पूरा देखना पड़ता था। वो कौन देखता था, वहाँ का जो कौन होता था, मिनिस्टर जो बनाया जाता था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिनिस्टर, वहाँ पर मिनिस्टर अपॉइंट कराया जाता था और उसे काम दिया जाता था कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि यहाँ है वाजिर लुक आफ्टर द रेवेन्यू कलेक्शन एंड अदर फाइनेंशियल इश्यूज़, जो वाजिर होते थे या जिसे वज़ीर कहते हैं, उसका काम क्या होता था कि ज़मीन के टैक्स को कलेक्ट करना और जितना भी फाइनेंशियल इशू है, जितना भी पैसे से रिलेटेड काम है उसका काम होता था। ठीक है, जितना भी मतलब जो हमारा फाइनेंशियल वर्क है वो सारा काम किसका होता था, वज़ीर का। फिर अर्ज़ी मुमालिक टुक केयर ऑफ द आर्मी एंड मिलिट्री अफेयर, जो अर्जी ममालिक उसे कहा जाता था जो कि आर्मी की कितना आर्मी को कैसे ट्रेन करना है, उसे पैसा कहाँ दिया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, नया सोल्जर कौन आ रहा है, पुराना कौन मर गया, या सारा रिकॉर्ड रखना। ठीक है, मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड इसका काम था। फिर अर्जी इंशा कौन होते थे, लुक्ड आफ्टर द स्टेट करस्पॉन्डेंस, स्टेट करस्पॉन्डेंस के बाद इनकी ही निगरानी में सारा काम होता था। चीफ सदर कौन होता था, चीफ सदर वॉज इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो इंचार्ज होता था वो कौन होता था, चीफ सदर। जस्टिस तो आप जानती होंगे, न्याय। ठीक है, दीवानी रिसालत कौन थे, सुपरवाइज द रिलीजियस अफेयर, दीवानी रिसालत जो है मज़हब के तौर पर जितने भी
मतलब मजहबी अफेयर्स जो आते थे, मज़हब के हिसाब से जो विवाद आते थे, जो जैसे कि हमारा मज़हब है तो हम अपने मज़हब में अगर कोई हमें चीज़ें पूछनी होती तो हम कारी से, जो ये इमाम होते हैं उनसे पूछते हैं। नॉन मुस्लिम हैं वो अपने पंडित से या ज्योति जो होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनसे पूछते हैं। तो इसी तरह से जो चीफ सदर होते थे, सॉरी जो दीवानी रिसालत होते थे, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को लेकर रिलीजियस मैटर पे बात करते थे। फिर वकीलदार क्या थे? टुक केयर ऑफ़ द सुल्तान्स हाउस होल्ड। तो सुल्तान्स के हाउस होल्ड थी, सुल्तान का जो घर था, उनके घर के सामान, सारा जो हाउस का काम था उसकी देखभाल करना था किसका? वकीलदार का। द एग्रीकल्चर पॉलिसी वॉज वेरी वेल प्लान। इनके इस टाइम में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो बहुत अच्छे से प्लान थी, काफ़ी अच्छे से करी जा रही थी। द रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड समटाइम डिपेंडेंट ऑन क्रॉप्स शेयरिंग ऑल्सो। और जो रेवेन्यूज़ थे, जो टैक्स थे, वो ऐसे नहीं लिए जाते थे कि सबसे बराबर लिए जा रहे हैं, जिसकी ज़्यादा बड़ी ज़मीन होगी उससे ज़्यादा लिया जाएगा, जिसकी कम ज़मीन होगी उससे कम लिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी लिए करते थे कि समटाइम डिपेंडिंग ऑन क्रॉप शेयरिंग ऑल्सो, कि क्रॉप को शेयर करना पड़ता था। हाउएवर द ऑफिसर्स वर नॉट केयरिंग। और जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें, मतलब राजा ने तो अच्छे से बता दिया कि आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है, तो ऑफिसर जिन्हें काम दिया गया अब वो क्या करते थे? इसकी कोई केयर नहीं करते थे। दे हरास द पीजेंट्स। अब मैं अगर कहीं का रूलर हूँ, मैंने बता दिया किसी को कि आपको इस जगह को मैंने दे दिया, इस जगह का जो टैक्स है आपको हिसाब से कलेक्ट करना है, जिसकी 500 गज़ की ज़मीन है उससे 500 रुपये लेने हैं हर साल या 6 महीने पे, या जिसकी 100 गज़ ज़मीन है उसे 100 रुपये लेने हैं। तो मतलब जैसे भी मेरा मन है, मैंने एक तरह का, मैं रूलर हूँ, मैंने बता दिया। मगर अब जो जिसे मैंने काम दिया है वो क्या कर रहा है? 500 वाले से भी 500 ले रहा है, 1000 ले रहा है, या 600 ले रहा है किसी से, तो वो क्या कर रहा है? अपना फ़ायदा उठा रहा है। इससे क्या हुआ? वहाँ के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। द रीज़न वर मैनी सच एज। इसके काफ़ी रीज़न्स थे जिसकी वजह से एम्पायर में जो उनकी हुकूमत थी उसमें गिराव आ गया। द इम्पोजिशन ऑफ जजिया, दैट इज़ द टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम। खाली नॉन मुस्लिम से ही टैक्स लेना, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पीपल टू इस्लाम, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, मुस्लिम बनाना, इससे भी लोगों को बुरा लगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप मेड द रूलर्स अनपॉपुलर। और जो इबादत करने की जगह थी, जो पूजा करने की, या कोई सी भी जो रिलीजियस प्लेसेस थी उन्हें तोड़ना। ठीक है। और जो वहाँ के, उससे क्या हुआ कि जो वर्शिप की जगहें थी उन्हें तोड़ने की वजह से वहाँ का जो रूलर था वो अनपॉपुलर हुआ। ये किसके बारे में बता रहे हैं? डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन कैसे हुई? दिल्ली सल्तनत हारी कैसे? मतलब जो आगे जो दूसरी सल्तनत आ गई, जो अकबर जो लेके आया था, बाबर जो लेके आया था, तो बाबर जो अपनी सल्तनत लेके आया था, अपनी जो हुकूमत लेके आया था, वो क्यों आई? उसमें ऐसे क्या कमज़ोरी आई दिल्ली सल्तनत में जिसकी वजह से ये हार गई? तो यही सारी कमियां थी जिससे वहाँ के लोग उनके खिलाफ़ होने लगे। पहला कि जजिया टैक्स, खाली नॉन मुस्लिम से ही टैक्स लेने लगे, तो वहाँ के जो नॉन मुस्लिम थे वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने लगे। लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, उससे भी लोग बाग अपना मज़हब छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे, तो उससे भी लोग बाग उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने लगे। टेम्पल्स को तोड़ना, उनकी इबादत करने वाली जगह को तोड़ना, उनकी पूजा करने वाली जगह को तोड़ना, इससे लोग बाग उनसे नाराज़ होने लगे और वहाँ के रूलर के खिलाफ़ आवाज़ उठाने लगे। द सक्सेशन वॉर्स आफ्टर द किंग डाइड वीकेंड द किंगडम। और जो किंग के मरने के बाद जो सक्सेशन वॉर होने लगी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, कोई किसी का कत्ल करके उसकी जगह छीन रहा है, उसकी जगह छीन रहा है। तो आपस में लड़ने कटने की वजह से क्या हुआ? जो दूसरे रूलर होते थे वो अटैक कर देते थे और इससे इनकी किंगडम वीक होने लगी। द इन्वेजन, जैसे अभी मैंने बताया कि इब्राहिम लोदी को किसने हटवाया? जो दौलत खान लोदी थे उन्होंने ही जलन की वजह से क्या किया? उसे बाबर को इनविटेशन दे दिया। और फिर क्या हुआ? ये सोच रहे थे बाबर चला जाएगा, बाबर गया नहीं। बाबर बल्कि इन्हें भी नहीं रूलर बनने दिया, दौलत खान भी नहीं बन पाए रूलर, और इब्राहिम तो डेथ हो ही गई उनकी, तो बाबर वहाँ पर रूलर बन गए। तो यही बता रहे हैं दिल्ली सल्तनत के क्या क्या ऐसे वजह थी जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई। द इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर गेव द फाइनल ब्लो टू द एम्पायर। और फिर फॉरेन रूलर आने लगे, अंग्रेज़ भी हुकूमत करने आने लगे यहाँ पर, उससे तो बिल्कुल पूरी तरह से तबाही हो गई दिल्ली सल्तनत। मैनी रिवॉल्ट्स लेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम सच एज विजयनगर एंड बहामनिया। और काफ़ी रिवॉल्ट्स, काफ़ी लड़ाई होने लगी। उससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम बनने लगे जिसकी वजह से, ठीक है, सच एज विजयनगर और बहामनी, यहाँ पर जो लड़ाई हुई इसकी वजह से इंडिपेंडेंट किंगडम्स होने लगे, राजा एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहने लगे। क्या हुआ? इससे एक दूसरे से यूनिटी भी ख़त्म होने लगी, आपस में कोई रूलर नहीं है, सब एक दूसरे पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। और
एक दूसरे को ही मार रहे हैं आपस में, तो इससे क्या हुआ, जब आपस में ही लड़ने लगता है इंसान, यूनिटी खत्म हो जाती है, एकता खत्म हो जाती है, तो दूसरा रूलर तो उस पर अटैक करेगा ही। इसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई पूरी तरह से। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहली है हमारी, चूज द करेक्ट आंसर है इसका। तो द दिल्ली सल्तनत, हाथ के हाथ करते हैं, ठीक है, हम कंटिन्यू, इससे पहले हम चूज द करेक्ट ऑप्शन करते हैं, बुक में ही करिएगा इसे। द दिल्ली सल्तनत बेसिकली रिफर टू, दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत का मतलब मेनली हम अफ़गान से आने वाले लोग को नहीं कहते हैं, ना अरब वाले को कहते हैं, ना राजपूत को कहते हैं, हम कहते हैं मुस्लिम रूलर। जो भी मुस्लिम रूलर थे उन्हें दिल्ली सल्तनत में कहा। आप कहेंगे आप बाबर भी तो मुस्लिम रूलर था, मगर जो मेनली मुस्लिम रूलर कहाँ से आए थे, मैंने भी बताया मोहम्मद गौरी से, तो वहीं से दिल्ली सल्तनत का नाम शुरू हुआ था ना, तो इसीलिए वहाँ से दिल्ली सल्तनत मेनली मुस्लिम रूलर को कहा जाता है। तो इसे आप टिक कर दिए, ठीक है। फिर है रज़िया सुल्तान डाइड। रज़िया सुल्तान 1240 में इनकी मौत हुई थी और इन्हें मारा गया था। जो इनके जो लोग थे, दरबारी थे, इन्होंने सोचा कि ये तो औरत है, ये हम पर हुकूमत कैसे करेगी, हम पर अपना हुक्म कैसे चलाएगी, तो इस वजह से लोगों ने इनके खिलाफ प्लानिंग करी और इन्हें मार दिया 1240 में, ठीक है। आप इस पर टिक कर लिए दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। थर्ड, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर दिल्ली सल्तनत वॉज कॉल्ड। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, मतलब जो पैसे की देखभाल करने वाला, फाइनेंशियली जो सारा रिकॉर्ड होता था, वो कौन देखता था दिल्ली सल्तनत के अंदर? वज़ीर जिसे कहा जाता है। मैंने अभी पीछे पढ़ाया है आपको, देखिए। वज़ीर लुक आफ्टर द रेवेन्यू कलेक्शन एंड अदर फाइनेंशियल इशूज़। जितने भी फाइनेंशियल इशूज़ होते थे उसे कौन देखता था? वज़ीर देखता था। अपनी बुक में देखिए आप, क्योंकि हो सकता है इसमें कभी कभी क्लियर नहीं नज़र आता है, तो आप अपनी बुक भी ओपन करके रखा करिए। मोहम्मद गौरी डाइड इन, मोहम्मद गौरी कब मरे? 1206 में इनकी डेथ हुई थी, जब हमारा कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे ना इनके बाद, जो इनके स्लेव थे। ये सारी चीज़ें याद रखने की। आगे आपको जो आप यहाँ पर टेस्ट देंगे 11th एंट्रेंस का या कहीं भी टेस्ट देते हैं, तो उसमें इंडो इस्लामिक में पूछे जाते हैं सवाल। अब ट्रू फॉल्स करते हैं। पहला क्या है, इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। यस, सन इन लॉ था वो, तो यहाँ पर ट्रू कर दिए सन इन लॉ, और साथ साथ वो स्लेव थी भी था, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है, ये ट्रू लिख दिए। सेकंड है हमारा, बलबन सक्सेसर वॉज वेरी पावरफुल। जो बलबन थे, जो राजा थे, उनका जो सक्सेसर था वो क्या ज़्यादा पावरफुल था? नहीं, उनका सक्सेसर ज़्यादा पावरफुल नहीं था। उनके बाद आने वाले राजा इतने पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से फिर दूसरी सल्तनत आ गई थी रूल करने, तो यहाँ पर लिख दिए फॉल्स। फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी किसने शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने? नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी नहीं शुरू की थी। तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पर आपको मैंने पहला किंग बताया था अभी, तो जो पहला किंग था उसने ही क्या की थी, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था, मतलब शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक नहीं थे इसके, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सिकंदर लोदी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा में शिफ्ट किया था। यस, दिल्ली से आगरा में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, ये ट्रू है, इस पर ट्रू लिख दिए। बहलुल लोदी, बहालुल लिखा है मगर बहलुल लोदी पढ़ते हैं इसे। बहलुल लोदी रूल्ड विद द हेल्प ऑफ जागीरदार फॉर 40 ईयर्स। बहलुल लोदी जो थे उन्होंने जागीरदार की मदद से 40 ईयर्स रूल किया था। जागीरदार की मदद से किया तो था मगर 40 साल नहीं किया था, तो यहाँ पर क्या कर दिए, फॉल्स कर दिए। कितने साल? 36 किया था शायद, दिखाता हूँ मैं बहलुल लोदी का, 37। देखिए यहाँ दिया, ही रूल्ड फॉर ओवर 37 ईयर विद द हेल्प ऑफ जागीरदार। कितने साल? 37 साल। और यहाँ पर क्या दिया है, 40 साल दिया है। रूल तो किया था इनकी मदद से, किसकी मदद से? जागीरदार की मदद से, मगर 40 साल नहीं 37 साल, तो यहाँ पर साल गलत दिया, इसलिए ये फॉल्स हो गया। मैच द फॉलोइंग है पहला, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तुर्किश रूलर था, इससे मिला लिए, फर्स्ट यहाँ पर लिख लिए। फिर मुबारक शाह सक्सीडेड, मुबारक शाह सक्सीडेड किसके बाद आया? मुबारक शाह खिज़र खान के बाद। दिखाऊं आपको, पीछे दिखाता हूँ। खिज़र खान फिर उसके बाद मुबारक शाह, ठीक है, खिज़र खान फिर मुबारक शाह। तो सक्सीडेड मतलब कि खिज़र किसके बाद ये इन्होंने सक्सेसर बने, उस किसके अगले राजा बने? तो पहले कौन थे? खिज़र खान, उसके बाद कौन आए? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह सक्सीडेड खिज़र खान, इससे आप मिला लिए। जलालुद्दीन खिलजीज़ नफ़्यू, जलालुद्दीन खिलजी का नफ़्यू का नाम क्या था, जो उनका भतीजा था? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने इन्हें ही मार के अपने चाचा को या मामा को जो भी हो उन्हें ही मार के क्या किया, अपनी यहाँ पर हुकूमत कायम की थी। अ लैंड बिटवीन टू रिवर, दो रिवर के बीच की लैंड जो मैंने बताई थी बिटवीन गंगा एंड यमुना, उसे हमने क्या कहा? डोब, ये जगह थी। और इसे, हाँ मैंने बताया था ना कि गंगा नदी और यमुना नदी के बीच वाला एरिया, डोब जो एरिया है, इसे क्यों लोग बाग हासिल करना चाहते थे? क्योंकि कल्टीवेशन के हिसाब से, यहाँ पर फार्मिंग के हिसाब से बहुत अच्छी जगह थी ये, फसल काफ़ी अच्छी होती थी, उपजाऊ ज़मीन थी, तो लोग बाग
अब भाई यहाँ पर जो है अच्छी फसल उग रही है, अच्छी फार्मिंग हो रही है, तो यहाँ पर इसे भी कब्जा करना चाहेंगे लोग बाग। तो रूलर ने इसीलिए यहाँ पर हुकूमत की थी, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको। फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्लेव डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल इंडिया। पहली डायनेस्टी कौन थी? स्लेव डायनेस्टी थी। इन 1236 AD सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया सुल्तान बिकेम द सुल्तान। जो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, डॉटर कहते हैं बेटी, 1236 में कौन थी वो? बिकेम द सुल्तान, रज़िया सुल्तान थी, जो वो क्या बनी? वहाँ की सुल्तान बनी, वहाँ की रानी बनी। द पीरियड बिटवीन 1206 AD एंड 1526 AD इन इंडिया हिस्ट्री इज़ नोन एज द सल्तनत पीरियड। 1206 से लेके 1526 वाले जो हमारा पीरियड गया है, जो इसका जो ज़माना है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सुल्तनत पीरियड के नाम से। किस नाम से? सल्तनत पीरियड। तो यहाँ पर लिख लिया आप सल्तनत। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। रज़िया पहला क्या है हमारा? डायनेस्टी, DYNASTY, फिर रज़िया सुल्ताना, फिर सुल्तनत, फिर अब लास्ट है हमारा तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम। जो तुगलक था उसने अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट की थी? दिल्ली टू देवागिरी। बुक में आपका यहाँ पर इस दिया है शायद, तो मैंने इसे 2 कर दिया है, दिल्ली से देवागिरी। ठीक है, देवगिरी। अब इसके एक्सरसाइज देखते हैं। पहला हमारा है, वाई डिड द दिल्ली सल्तनत इन द अर्ली 13th सेंचुरी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स। तो ये पेज नंबर मैंने इसे टिक नहीं लगाया है, ये आंसर आपका कॉपी में सही नहीं है, बुक में सही नहीं है, तो मैंने ये कॉपी में किया है। ठीक है, तो मैं भी आपको अब इसका आंसर दिखाता हूँ। तो इसका आंसर मैंने कॉपी में किया है, पहले वाले का इसका आंसर देखिए आप। इसी तरह से आप पार्ट 3 चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ ई डालकर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। फिर मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ। क्या है? इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड गैरिसन्स। जो कि गैरिसन्स थे वहाँ पर बहुत पावरफुल, मतलब ये समझ ली किलाबंदी कर रखी थी एक तरह से, उस पर बहुत मुश्किल था कि वहाँ पर जाके उस पर हुकूमत कर पाएँ। इट वॉज एक्सट्रीमली द गैरिसन टाउन इन डिस्टेंस, और ये गैरिसन टाउन था पूरी तरह से, और ये दूर था बंगाल से, और डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली से ये काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से क्या था, वहाँ पर इतना आसान नहीं था वहाँ पर हुकूमत करना। द स्टेट ऑल्सो फेस चैलेंजेस फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान। और जब दिल्ली में राजा हुकूमत कर रहा है, तो यहाँ पर एक तो ये दूर पड़ रहा है, वहाँ पर हुकूमत करने जाना मतलब दिल्ली को खाली छोड़ के जाना। जब वहाँ पर आप कहीं पर लड़ने जाएंगे तो अपनी जगह को तो खाली छोड़ के जाएंगे ना, तो वहाँ पर अगर मंगोल अटैक कर देता तो इसलिए वहाँ पर उनके लिए बहुत परेशानियाँ थी, इतनी आसान नहीं था इनके लिए कि वहाँ पर जाएं और उन पर हुकूमत करें और उस जगह को अपने कब्ज़े में ले लें। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। आप आंसर देख लिए यहाँ पर, इसे स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो पॉज करके इसे लिख लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने करे नहीं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2 मैं टिक करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट मतलब सारी ऐसी नॉलेज जो कि उसके बारे में हो, तो शॉर्ट नोट का मतलब यही होता है कि सफिशिएंट नॉलेज देना। पेज नंबर 18 पे इसका आंसर लिखा है मैंने, दिल्ली सल्तनत का आंसर नंबर 2 ई का। पेज नंबर 18 ओपन करिए और यहाँ देखिए पेज नंबर 18 पे ड्यूरिंग से लेके आपको पूरा यहाँ पर लिखना होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ द रूल तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें हमको छोड़ नहीं सकते सारी। अभी नोट लिखना है तो नोट तो बड़ा होता ही है, नोट लिखना मतलब उसके बारे में हर एक चीज़ बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1206 5 मेजर डायनेस्टीज़। अब डायनेस्टीज़ के बारे में बताया है कि ये सारी डायनेस्टीज़ हैं, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें बनाई गई। ठीक है, अबाउट द दिल्ली सुल्तान। तौरीक्स वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ, या आप ऐसा करिए इसे, द ऑथर ऑफ तौरीक्स वर लर्न, इसे यहाँ तक करिए, इसे यहाँ तक कर लिए। ठीक है, आंसर नंबर 2 हमारा ई तक, आंसर नंबर 2 है हमारा ई का, कहाँ से? ड्यूरिंग से लेकर लैंग्वेज तक। ठीक है, लैंग्वेज तक कर लिए वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैसे शॉर्ट नोट तो हमारा नोट जो होता है वो बड़ा ही बनता है। ठीक है, तो इसे यहाँ तक मत करिए, यहाँ तक कर लिए लैंग्वेज तक। फिर नेक्स्ट आंसर आप यहाँ पर चाहे लिख लिए आंसर नंबर 2 ई। मैं नेक्स्ट पेज खोलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? When did रज़िया बिकम द सुल्तान एंड वाई वॉज शी रिमूव फ्रॉम द थ्रोन सो अर्ली? रज़िया सुल्तान रानी कब बनी, वहाँ की सुल्तान कब बनी, और उन्हें इतनी जल्दी क्यों हटा दिया गया वहाँ अपनी जगह से, अपनी राजगद्दी से, हुकूमत से क्यों उन्हें हटा दिया गया? पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है।
रज़िया सुल्तान वाला पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें पूरा बताया है डिटेल में कि रज़िया सुल्तान कैसे रूलर किंग बनी, वहाँ की रूलर बनी। तो ये है कि 1236 में वो वहाँ पर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को रानी बना दिया। फिर उसके जो वो औरत होने की वजह से वहाँ पर उनके खिलाफ लोग बाग आवाज़ उठाने लगे। लोग बाग को बुरा लगता था कि ये औरतें हम पर हुकूमत करेगी। तो इस वजह से फिर लास्ट में क्या हुआ, वहाँ के जो नोबल्स थे और जो कुछ वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो क्लर्जी थे इनके खिलाफ प्लानिंग की और इन्हें फिर मार दिया 1240 में। तो यहाँ से पूरा आपको लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 3 ई का। यहाँ पर आप लिख लिए आंसर नंबर 3 ई, पूरा ये पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा रज़िया सुल्तान का। ठीक है, यहाँ से इन 1236 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मेजर अचीवमेंट क्या था, पेज नंबर 19 पे ही है इसका आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब ऐसे क्या क्या काम कराए, तो पेज नंबर 19 में। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने क्या क्या ऐसी हासिल की चीज़ें, मतलब उन्होंने क्या क्या चेंजेस कराए या क्या क्या उन्होंने किया। तो दो ही रूल फॉर ओनली 4 ईयर्स, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाले में है आंसर ये। दो ही रोल ओनली 4 ईयर कि उन्होंने 4 साल ही हुकूमत की, मगर उन्होंने काफ़ी काम किए। ये सारी चीज़ें दी हैं आपको कि उन्होंने कुतुब मीनार बनाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, काफ़ी और सारे की सारी जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी लोगों के लिए, सारी पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने सारे अच्छे काम किए। तो आंसर नंबर 5 हमारा 2 से है, कहाँ तक, दिल्ली तक। तो आप यहाँ से टिक करिए, 2 से लेकर, 2 ही रूल से लेकर आंसर नंबर 5 बोथ इन दिल्ली तक। ठीक है, आंसर नंबर 5 ई का, इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ इक्ता सिस्टम। अब ये थोड़ा बड़ा भी है तो देखते हैं, इसका आंसर ज़्यादा बड़ा होगा तो इसे भी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में आंसर है तो काफ़ी बड़ा हो जाएंगे, फिर आंसर आपको याद करना परेशानी होगी। तो ये इक्ता सिस्टम हमारा है पेज नंबर 22 पे। तो पहले देखते हैं आंसर इसका। इक्ता सिस्टम का ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। आंसर नंबर फर्स्ट एफ़ का है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है, वैसे अगर हम कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं इसमें तो हमारा आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसे ऐसा करिए, इसे आप काट दिए, आंसर नंबर फर्स्ट मत करिए एफ़ का। ठीक है, यहाँ पर भी आप कट कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कट कर दिए। काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है और इतना पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कट कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक कॉल एन इम्प्रैक्टिकल रूलर, ऐसे इम्प्रैक्टिकल रूलर क्यों कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को, ये भी बड़ा हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे काम करता था, इस वजह से ऐसे काम करता था, इस वजह से इसे ऐसा कहा, इसे इसीलिए इम्प्रैक्टिकल कहा। या एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उसकी स्लेव डायनेस्टी की हिस्ट्री है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने का जो भी हिस्ट्री रही है वो सारा बताना है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल करने से लेकर उनकी डेथ तक सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, उनकी हिस्ट्री का मतलब सारा पुरानी बातों को बताना। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पूछ रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब से उन्होंने रूल करना शुरू किया, जब उनकी डेथ हो गई, जब वो मर गए, जब तक की सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। हिस्ट्री में हम कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। तो ये तीनों क्वेश्चन कट कर दिए। What were बलबन्स पॉलिसीज़ एंड विच मेड हिम अ स्ट्रॉन्ग रूलर। बलबन की क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी जिससे उन्हें क्या बनाया गया, स्ट्रॉन्ग रूलर बनाया गया। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा क्या किया गया जिससे वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो बलबन की पॉलिसीज़ थी पेज नंबर 19। इसका व्हाट वर बलबन पॉलिसीज़, इसमें क्या था कि उसमें हमें ही बताना है बलबन जो राजा थे वो इतने स्ट्रॉन्ग बने कैसे, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ निकाली। ठीक है, तो इसका आंसर है आई थिंक स्टूडेंट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं कराया है, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं कराया है अभी आपको, तो मैं इसे दोबारा आंसर नंबर 4 इसका लिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने बुक में भी नहीं कराया है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर छूट गया है, तो इसे कर लिए। व्हाट टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वॉज फॉलो ड्यूरिंग 13th सेंचुरी बाय द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के जो सुल्तान थे 13वीं सेंचुरी में, वो कैसे रेवेन्यू सिस्टम चला रहे थे, कैसा रेवेन्यू सिस्टम था। तो ये मैंने कॉपी में लिखा है, तो मैंने ये आंसर आपको दिखाया नहीं है, सॉरी बच्चों। तो इसे आप ऐसा करिए, दोबारा देख लिए आंसर नंबर 4। बाकी जो आपने जहाँ तक कर लिया है वो तो ठीक है, आंसर नंबर 4 हमारा नहीं करा है हमने, ये हमारा रह गया है। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है, पूरा आप क्वेश्चन उतार लिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर नंबर 4 लिखिए। 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ वर लिवीड। लिवीड मतलब रखना, जैसे कि अब मैंने आपके लिए कोई काम रख दिया कि आपको ये करना है, तो लिवीड। ठीक है, 3 तरह की पॉलिसीज़ रख दी गई थी, किसके लिए, वहाँ के लोगों के लिए। फ्रॉम द फार्मर के लिए। खर्जे जजिया, चराई एंड घरी, ये 3 पॉलिसीज़ थी। एक था खर्जे जजिया, एक था चराई, एक था घरी।
अब ही गॉट द होल लैंड मेजर एंड देन फिक्स द शेयर ऑफ द स्टेट। अब ये तीनों टर्म आपको बुक में नहीं दिए, मगर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इन्होंने नाम नहीं बताए हैं, ठीक है। मतलब ये तो बता दिया कि सेब खाना चाहिए, ये नहीं बताया कि सेब क्यों खाना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया है यहाँ पर कि कौन सारी पॉलिसीज़ बताई हैं, मगर इसका नाम नहीं दिया कि इस पॉलिसी को ये कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अभी मैंने पीछे बताया था कि बलबन ने पूरा वहाँ का मेजरमेंट कराया। ही गॉट द होल लैंड मेजर एंड देन फिक्स द शेयर ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ पैटर्न कॉल्ड विश्वा। विश्वा जो पैटर्न के हिसाब से इन्होंने कि किसकी कितनी बड़ी ज़मीन है, किसके शेयर कितना होगा या कितना फसल उगा रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया शेयर स्टेट का, जिसे हमने उस पैटर्न को क्या कहा, विश्वा। द लैंड रेवेन्यू नॉन एज खर्च, और जो लैंड का रेवेन्यू होता था, ज़मीन का जो टैक्स होता था, उसे ज़मीन का किराया जो होता था उसे कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, इसे खर्च कहा, ठीक है। क्या नाम दिया ऐसा, इसे नोन एज खर्च। वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस्ड टू 1/2 स्पेशली इन दोब। और इन्होंने इसमें क्या किया, ये बढ़ा दिया था, 1/3 कर दिया। मतलब जैसे कि अगर अब मैंने खेती की किसी चीज़ की, तो उसमें मैंने गेहूँ उगाया, तो उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा जो होता था वो राजा को दे दिया जाता था, मतलब 1/3, 3 हिस्से का एक हिस्सा ले लिया जाता था। और जो दोब वाला इलाका था, जब मैंने बताया था ना गंगा और यमुना के बीच वाला जो इलाका है दोब, वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर एक तरह से बाढ़ आई थी, मतलब एक तरह से वहाँ की फसलें जो हैं बर्बाद हो गई थी। उसके बावजूद वो इतनी परेशानी में थे, इन्होंने 1/2 वहाँ पर कर दिया था, बढ़ा दिया था वहाँ का टैक्स। तो उसमें क्या था, 1/2 में से मतलब जितना आएगा 100, जैसे अगर 100 सेब हैं तो 100 में से 50 मेरा, ये वाली बात, ठीक है। 50% क्या हुआ था वहाँ पर टैक्स के तौर पर लिया जा रहा था, 50% पूरा शेयर लिया जा रहा था। तो जिसके खिलाफ, इसी की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर लोग बाग इनके खिलाफ हुए थे। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसे देख लिया आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये मैंने तीनों बता दिए आपको कि ये करने नहीं है। व्हाट वर बलबन्स पॉलिसीज़ विच वर मेड हिम अ स्ट्रॉन्गर रूलर। अब ये पेज नंबर 19 पे है, बलबन पॉलिसीज़ क्या थी जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गर, मजबूत, ताकतवर रूलर बना। तो बलबन वाला देखिए, गैसुद्दीन बलबन का, ये आपका पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें पूरी पॉलिसीज़ बताइए कि उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या, जैसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी उसकी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में क्या था बलबन का, कि मैंने जो, मतलब उसने जो कह दिया तो उसकी हुकूमत माननी है, उसका हुक्म मानना है। और उसे अगर जो राजा नहीं मानेगा, अगर थोड़ी बहुत भी चोरी कर रहा है, या ज़मींदार कोई है वो घपला कर रहा है, तो क्या करेगा, फ़ौरन के फ़ौरन उसे सज़ा दे दी जाती थी, मौत की सज़ा, या गर्दन काट दी, हाथ काट दिए चोरी पर। तो इससे क्या होता था, लोग बाग उससे डरा करते थे कि आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि बलबन भाई इतना स्ट्रिक्ट रूलर था, जिसकी वजह से ये पावरफुल भी हुआ और लोग बाग इससे डरते भी थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सख्त था कि इसके लोग बाग, इसके बेरहमी की वजह से लोग बाग इसके सामने आने से इससे डरते थे कि इससे कौन लड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4, F का यहाँ से पूरा आप यहाँ पर टिक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हमारा लास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट वर द रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत। सल्तनत का रीज़न क्या था कि जिसकी वजह से सल्तनत ख़त्म हो गई, सल्तनत का मतलब सल्तनत का डाउनफॉल क्या था, उसमें गिरावट कैसे आई। पेज नंबर 23 पे लास्ट वाला जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है देखिए दोबारा, व्हाट वर द रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ सल्तनत, पेज नंबर 23 पीछे ही है आपके यहाँ पर। डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत पूरा लिखना है आपको। द सल्तनत वर नॉट वेरी सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ द रूलर वर वेरी सॉफ्ट एंड वीक विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर, द रीज़न वर मैनी सच एज। अब यहाँ पर ये सारे रीज़न है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको इसी तरह से एक पॉइंट बनाकर ऐसे, पहले यहाँ से पूरी लाइन लिख लीजिएगा यहाँ से सच एज तक, उसके बाद अगली लाइन में ऐसे पॉइंट, फिर पूरा ये वाला लिखिएगा, फिर एक पॉइंट, फिर उसके बाद ये वाला लिखिएगा। इसी तरह से यहाँ से पूरा कहाँ तक, बहामनी तक, विजयनगर एंड बहामनी तक पूरा लिखना है आपको। ये इसी तरह से लिखना है जिस हिसाब से ये पॉइंट देकर लिखें। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं ये दोनों ई और एफ, ये आप बुक में कर लिएगा। बाकी जितने भी हमने एक्सरसाइज कराई है, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल में और मैच द कॉलम, ये जितना भी हमारा किस में करना है, ये आपको बुक में ही रहने देने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ई और एफ ही हमें किस में करना है, कॉपी में करना है। तो ये जो मैंने कट करा दिए इन्हें हटा दिएगा। और आंसर नंबर 4 मैंने आपको बाद में बताया था, जो मैंने कॉपी में आपको दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 इसका और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कॉपी में करके दिखाया है, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये कुछ करना नहीं है हमें, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, ये हमारा जो लास्ट पार्ट है बच्चों, ये हमने पार्ट 4 में किया है,
चैप्टर नंबर 3 है, मगर एक चैप्टर नंबर 3 में 2 पार्ट बने हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 भी मैंने बता दिया था कहाँ कंप्लीट हुआ, पार्ट 4 कहाँ से शुरू हुआ ये मैंने बता दिया था। यहाँ पर हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, तो आप लिख सकते हैं PA4 कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।